दोस्तों, हर लब पर एक शेर मुझे याद आ रहा है। हर लब पर मुस्कान लाने वाली खबर मेरे पास है। तुम मौत की बात करते हो, जिंदगी मेरे पास है। ये बात कर रहा हूँ मैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। कोरोना वैक्सीन मार्केट में आ गई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं दीपक सेन, हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं डॉक्टर धीरज कौर। मैं बिना कुछ कहे आगे डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा, वो डिटेल में आपको बताएंगे वैक्सीन के बारे में। आइए चलते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर धीरज धीरज। नमस्कार जी। मैं रात भर यही जाग रहा था इसके लिए क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले थे। तो जैसे कि जी। आप सारे दर्शक जानते हैं कि 3 वैक्सीन्स जो फ्रंट लीडर्स हैं, एक एलाई लिली की है, जॉनसन एंड जॉनसन, एक है जी। मॉडर्ना, एक है एस्ट्राज़ेनेका और ऑक्सफोर्ड की, जिसके कुछ पार्ट इंडिया में भी बन रहे हैं। और विद सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, और एक है फाइज़र की बीएनटीएक्स, जर्मन कंपनी की। ये 3-4 वैक्सीन्स हैं जो थर्ड फेज़ में लीडर्स हैं। उसमें से एक वैक्सीन का पहला रिजल्ट आ गया है, स्टेज 3, जिसको हम ट्रायल्स का बोलते हैं, फेज़ 3 ट्रायल। इसके अंदर तकरीबन 43,538 लोग एनरोल्ड थे, और तकरीबन 42% का बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड था। और देखने में आया है कि किसी को कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वैक्सीन 90% इफ़ेक्टिव पाई गई है। मैं रिपीट करूँगा, 90% इफ़ेक्टिव। ये क्यों, कौन सी वैक्सीन है, नाम बता दीजिएगा उस कंपनी का। हाँ, इस कंपनी का नाम है फाइज़र, और बीएनटीएक्स जो एक जर्मन कंपनी है, उन्होंने मिलके ये वैक्सीन बनाई है। ये एक जिसको हम मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बेस कहते हैं, एक न्यू प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके अंदर जेनेटिक मटीरियल इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और वो आपकी बॉडी के सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वायरस के एक पार्टिकल को बनाए और एक्सप्रेस करें, जिसको आपका इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडीज बनाता है, और वो लॉन्ग स्टैंड रहती है। ये बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है, पहले नहीं यूज हुआ है। एक एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बतौर एक डॉक्टर, आप क्या सोचते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 60% वैक्सीन इंडिया में बनती है, तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बन जाएंगी तो हम वर्ल्ड को बचा सकते हाँ, तो यही हमने बहुत पहले भी बोला था, 60 टू 70% वैक्सीन दुनिया की भारत में बनती हैं, कि वो लो कॉस्ट वैक्सीन होती हैं और दुनिया को बचाती हैं। तो मुझे हैं। लगता है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और सीरम जी। इंस्टीट्यूट का, कि मेक श्योर करें कि उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिले, और वो अफ्रीका और दूसरे गरीब कॉन्टिनेंट्स और एरियाज को भी सप्लाई कर सकें टू सेव ह्यूमैनिटी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अंदर सारे देश मिलके काम कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इसका भी हल निकलेगा, लेकिन अपनी तरफ से थोड़ा प्रोएक्टिव दिखाना पड़ेगा, और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन का, वैक्सीनेशंस का, उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसके अंदर बच्चों की वैक्सीनेशन तो दी जाती है लेकिन एडल्ट्स के लिए नहीं दी जाती। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी इस चीज से, पेंडेमिक से बाहर आ जाए। बिल्कुल, चलिए डॉक्टर, और बिल्कुल। कुछ कहना चाहिए? और जो लोग वॉल स्ट्रीट में या इन्वेस्ट करते हैं, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, ये समय अच्छा होगा देखने के लिए एयरलाइंस, मूवी थिएटर के जो स्टॉक्स हैं, जो ओपनिंग अप के स्टॉक्स हैं, जब मार्केट खुलेगी, जब चीजें नॉर्मलाइज होंगी, वो गेन जी। करेंगे। क्योंकि अभी आप विश्वास करेंगे कि अमेरिकन एयरलाइंस जैसा एक मेजर एयरलाइंस के अंदर 20% गेन हो चुका है पिछले 3 घंटे में। जी। 20%। जो जी। $11 का शेयर था, अभी $15 का पहुंच गया है पिछले 120 मिनट के अंदर। जी। इस से चीजें चेंज हो रही हैं। भारत में शायद आपका चैनल पहला होगा जो इस खबर को रिपोर्ट करेगा। थैंक यू हाँ। फॉर पासिंग ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू इंडियन पब्लिक। थैंक यू। मैंने पहले ही बोला कि जिंदगी को बचाने वाली खबर मेरे पास है। धन्यवाद। चलिए डॉक्टर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के। मैं डॉक्टर राजीव जी के पास जाना चाहूंगा। आपसे प्रश्न ये रहेगा कि भारत भारत के हेल्थ सेक्टर में क्या बदलाव आया कोरोना के बाद? गुड मॉर्निंग। ऐसा है कि जब से ये कोविड बीमारी जो आई है, उसके जी। बाद से गवर्नमेंट जो है काफी अलर्ट हो गई इन व्यू ऑफ हेल्थ हेल्थ सेक्टर के लिए। हम्म। जैसे कि जो आईसीयू जो होते थे पहले, जैसे मैं महाराष्ट्र की बात मैं करूंगा। जी। 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 कोविड के पहले इनिशियली आईसीयू बेड्स जो पूरे महाराष्ट्र में आई थिंक सो कुछ अराउंड 10,000 या 8 to 10,000 के आसपास बेड्स थे।
एंड वेंटिलेटर्स भी काफी काफी कम मात्रा में थे, 3000 आसपास वेंटिलेटर्स थे। बट कोविड आने के बाद में काफी अलर्टनेस आई है गवर्नमेंट में, इन्होंने उन्हें आईसीयू बेड्स भी काफी इंक्रीज किए हैं अप टू वेरी गुड लेवल, वेंटिलेटर्स भी काफी अच्छी मात्रा में बढ़ाए गए हैं सेंटर्स की के सपोर्ट के साथ, और काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। So now I think so the government also is very alert towards the health sector, especially after the COVID. Yeah. डॉक्टर नागरकर, आप सरकारी हॉस्पिटल में हैं जहां आपको ज्यादा कठिन तरीके से कठिनाई आ रही होंगी मरीजों को डील करने में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बम्बई खास के एपी सेंटर इसका। First of all, thank you for including me in this discussion. Welcome all. I will talk. I think I will first of all thank Dr. Dheeraj, who has explained the scenario in very much detail with figures and all. I will go for clinical picture and changes in community after the COVID. This disease is very different from normal other diseases. When a patient comes to us, we see their symptoms, signs, and accordingly we do some diagnosis in our mind, and again get elaborated by doing some investigation and reaching final diagnosis. But here, the patient is coming with diagnosis with you, and government has planned some protocol for treatment also. So, what we are doing for the patient? That what do you think? See, protocol we are following, and patient with diagnosis. That's why in content center, the common complaint is from patient relatives is they are doing nothing for us. Plain. Nothing for us. Then what we are doing? We are here to do some other things, collateral things, not exactly related to disease. Like collateral listening. Because here patients are dying mostly because of fear, not fever. That is observation. We have learned a lot from COVID. We have changed our treatment pattern totally from other diseases. So the patient complaints other than disease, other than his main complaints like I lost my job, I'm not seeing my relatives, it's very long time after seeing my relatives. Such kind of things where to think sympathetically, and we have to create a scenario that they are in touch with their family, like video conferencing or calling their relatives and talking them with person to person. So in that case, in such scenario, patient will get confidence, and the fear in the patient mind can be reduced to some extent, and that will definitely add in our treatment part of it itself. So this will help to treat the patient properly. Dr. Deepak. पटना से हमारे साथ सरोज जी जुड़ गए हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी है और कोरोना वॉरियर भी है। तो हम सीधे सरोज जी के पास जाएंगे। इस दौर में जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तो बिहार में चुनाव कराना कितना उचित रहेगा? सरोज जी। देखिए, आपने प्रश्न यदि किए, हाँ, आप मेरी आवाज जा रही है? आप सभी को गुड मॉर्निंग, और भारत के टाइम से गुड मॉर्निंग, यूएस वाले डॉक्टर साहब को वहाँ के टाइम से जो भी अभिवादन गुड इवनिंग। हो। और एक्चुअली देखिए, इंडिया में खास करके मैं बोलूंगा, पूरे वर्ल्ड में मुझे लगा कि SARS-CoV-2 के लिए कोई बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट किया गया, मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ। जितना था नहीं उससे ज्यादा फियर फैक्टर क्रिएट किया गया, और उसके बाद जिनको बचाना था, जिनके पास लंग्स इश्यूज थे या ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन इश्यूज थे, तो उन पे फोकस करने के बजाय सब पे फोकस हो गया, और सारी दुनिया लॉकडाउन हो रही थी। बाकी लोगों को उतना डेंजर था ही नहीं। मैं खुद भी कोविड पॉजिटिव हुआ और कुछ नहीं हुआ, तो बात ये नहीं था कि कुछ नहीं हुआ, मैं डरा हुआ था क्योंकि फियर फैक्टर इतना क्रिएटेड। कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया में तो कुछ लोगों को आ ही नहीं रहा था कि हमें कुछ करना भी है या नहीं करना है।
इंडिया में तो सब चीज बस ऐसे चल रहा था, गवर्नमेंट किसी एक्सपर्ट्स को सुनना नहीं चाह रही थी, कोई इंटरनेशनल तरीके से आपका कम्युनिकेशन हो नहीं रहा था कि अगर सपोज कहीं ज्यादा पहले हो चुका है अगर कोविड का मामला, तो हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था। केवल डेथ मीडिया दिखा रहा था और मीडिया ही गाइड कर रहा था कि मीडिया के हिसाब से आप प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि नंबर ऑफ डेथ हम गिन रहे थे, नंबर ऑफ हम कितनों को ठीक कर चुके या कितने क्योर्ड हो गए उसका कोई कहीं काउंटिंग नहीं था। और तो इस तरीके से जो हमारा टोटल मिसमैनेजमेंट था कि हम डेथ दिखा रहे थे, साहब इतना बड़ा डेथ हो गया, इतना बड़ा डेथ हो गया, इतना क्योर्ड हो गए, इतने इन्फेक्टेड हुए और इतने क्योर हो गए, ये कहीं कोई चर्चा में ही नहीं था। मीडिया में केवल नंबर चलता था। उसकी वजह से आप लॉकडाउन किए और पूरा इकोनॉमी तहस नहस हो गया, इंडियन इकोनॉमी भी तहस नहस हो गई। अब उसके बाद वो सब छोड़ दीजिए, जहां मास को भीड़ को जमा नहीं करना था उसके लिए कोई बहुत बड़ा रेगुलेटरी नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ आया लॉकडाउन। और लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे वहां पे थोड़ा सा रेगुलेशन दिखा। लेकिन ये चुनाव जो आपका प्रश्न था, प्रमुख प्रश्न था कि बिहार में चुनाव, आप देखिएगा पछताएंगे लोग कि बिहार में चुनाव कराया क्यों, इतना ज्यादा फैलेगा ये। और दिक्कत यहीं पे है, जब आपका एक बार फैल जाएगा तब आप कहां से कंट्रोल कर पाओगे, उनको कहां बचा पाओगे जिनके पास लाइफ थ्रेटनिंग बनता है ये होता था। आपने मेरी बहुत सारी बातों को कवर कर दिया। मैं दिलीप के पास आना चाहूंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? हेलो। अच्छा, मैं ब्लूटूथ आउट ऑफ कनेक्ट हो गया लगता है। ओके। हाँ अभी आ रही है। हाँ दिलीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपका क्या कहना है सरोज जी के उस पे? हेलो दिलीप, दिलीप जी, क्या हम कहीं पीछे रह गए या हमने से कोई I भूल हो think गई? आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। देखिए हम सब के देश ये, जहाँ तक हम भारत की बात करें तो भारत में मतलब लोगों के बीच के रहन सहन और बौद्धिक स्तर पर भी बहुत ज्यादा अंतर है। और हमारे यहाँ का जो ये डिवीजन है ना, ये बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर एक चीज तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम में से ज्यादातर इन सब चीजों के लिए एक्सपर्ट बन जाते हैं, ज्यादातर लोग। जबकि सही मायने में जरूरत इस बात की थी कि हमें प्रॉपर तरीके से जो गाइडलाइंस आ रही थी, चाहे WHO की आ रही थी, चाहे किसी भी की आ रही थी, उनको हम प्रॉपर फॉलो करते। बट एक कॉमन उसमें आप जाके देख लो, चाहे वो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के बीच देखो, या चाहे आप बाकी जगह पान की दुकान में या कहीं पे भी जिन भी लोगों के बीच हेलो। हाँ दिलीप जी, आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज म्यूट हो गई, कट रही है आपकी आवाज। डॉक्टर धीरज कौर, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। मुझे एक चीज बताइए, कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं कोरोना आने के बाद मार्च में? जो मार्च में पूरी दुनिया में पूरी तरह से समझ में आ गया कि हाँ ये कोरोना है, कोरोना को कोविड-19 है। तो कोविड के बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और उसका हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी रेट पर क्या असर पड़ा? तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपका सवाल आंसर करूं, आई थिंक जो मिस्टर तिवारी इन्होंने कुछ पॉइंट्स अभी रेज किए, आई थिंक ये फ्रीज हो गए दोबारा। अभी इन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना। कई ऐसे पॉइंट्स उन्होंने बताए जिससे कुछ हद तक मैं भी वाकिफ रखता हूँ। आई एग्री विद सम ऑफ द थिंग्स। जैसे कि वो बता रहे थे कि टारगेटेड पेशेंट पॉपुलेशन। सो देखिए, जैसे कोरोना बढ़ रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपके लिए डाइसेक्ट करूंगा। ये जर्नल डाटा नहीं है। हम एज अ रिसर्चर साइंटिस्ट, हम जो नंबर देखते हैं उसमें एक प्रोग्नोस्टिकेशन नंबर्स हैं और एक एब्सोल्यूट नंबर है। प्रोग्नोस्टिकेशन नंबर हमें बताता है किस दिशा में आप लोग जा रहे हैं। मार्च में मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे जिसके अंदर साउथ कोरिया और जापान का और चाइना का हमने लिखा था। उसके अंदर हम ये बता रहे थे कि इन्फेक्टिविटी, आप कितनी तेजी से एक पॉपुलेशन में कोरोना फैल रहा है, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है।
पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोगों पे डिपेंड करता है, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो कम्युनिस्ट कंट्री में रहते हैं, उनके पास चॉइस नहीं होती, डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं होते। चाइना ने बहुत 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 सख्ती से उसे एनफोर्स किया। अगर आपको याद हो, जनवरी के अंदर डिफरेंट कंट्री के मीडिया चाइना का मजाक बना रहे थे कि ये लोगों को घर से खींच के हॉस्पिटल्स में ले जा रहे हैं जो बीमार हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, यूके, जहां पर भी जाइए ह्यूमन राइट्स की बात हो रही थी। लेकिन भारत जैसे देश में कुछ अलग चैलेंजेस हैं, जहां पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये जानना जरूरी है, इस वायरस की स्प्रेड के लिए कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। इसीलिए आपने देखा मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जहां पे डायरेक्ट एयरलाइन ट्रैवल है इंटरनेशनल, और जहां पे डेंसिटी से लोग रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र, कुछ एरिया ऑफ गुजरात, दिल्ली, बैंगलोर, मद्रास, इन एरियाज में बहुत तेजी से फैला। नंबर 2, आपकी लेवल ऑफ हाइजीन। अगर एक कंट्री के अंदर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, लेवल ऑफ हाइजीन कम है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेवल ऑफ एजुकेशन से, तो वो स्प्रेड बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए मैं कहीं ना कहीं इस बात की क्रेडिट भारत सरकार को जरूर देता हूं, लॉजिस्टिकली स्पीकिंग। जैसे इन्होंने बताया, मिस्टर तिवारी ने एक बात बिल्कुल साइंटिफिकली सही कही कि पूरी कंट्री को एक साथ लॉकडाउन करने के काफी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड इज इट पॉसिबल टू एजुकेट दैट मेनी पीपल इन सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम? आई डोंट थिंक सो। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस सर्वेलेंस से आपको पता लगेगा कितने लोग बीमार हो रहे हैं। उसमें 2 फैक्टर्स हैं, पब्लिक हेल्थ की पॉलिसीज क्या हैं, जो कि लॉकडाउन और ग्रेजुअल ओपनिंग है। नंबर 2, दीपक, एक बात एकदम साफ है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनका सारा का सारा एम्फेसिस जो है वो गुड गवर्नेंस पे था, और वो सिर्फ मेडिकली फील्ड पे नहीं, लगभग सभी जगह पे था। और उन्होंने मिनिस्टर्स के सिलेक्शन से लेकर के एक एक चीज की है। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा हेल्थ मिनिस्टर वो व्यक्ति है जिसने इस देश से पोलियो हटाया है। अब आप कल्पना करो कि अगर डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस फील्ड पे होता तो हमारी क्या स्थिति होती। मोदी जी ने इस तरह की बहुत सारी चीजों पे काम करना ऑलरेडी शुरू किया है, जिसका पॉलिटिकली विरोध भी हुआ है बहुत सारी चीजों पर। देखिए, आईएएस की एक भूमिका होती है कोऑर्डिनेशन की, डीएम एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी बदल गई हैं पॉलिटिकली, और जो इतना बड़ा सिस्टम हुआ है कि वो पूरा का पूरा एक हेड हो गया है सारी चीजों के लिए, जबकि वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर था। चाहे एजुकेशन का हो तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हेड होता है उसका, एक मेडिकल के लिए अपना एक मेडिकल का हेड होता है। ऑलरेडी हमारी व्यवस्था उसी तरह की है जैसा डॉक्टर साहब चाह रहे थे, लेकिन जो ये समय के साथ एक करप्शन व्याप्त हुआ और एक जो पॉलिटिकली अटैचमेंट और सारी चीजों के कारण से डीएम सुपर पावर हो गया, तो वो एक बड़ी चीज थी जिस पर पहले से ही काम किया जा रहा है। विकास, जिला विकास अधिकारी को ऑलरेडी डेवलपमेंट का अलग कर दिया गया है। अभी उस पर काम ये हो रहा है कि रेवेन्यू के लिए जो है मजिस्ट्रेट वाला पार्ट अलग कर दिया जाए, उसे सिर्फ जो है तो लीगल वाले देखें, उसमें ये जो जर्नल वाले ना रहे। क्योंकि एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में ये भी है कि हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर देश में अदालतों में ये जमीन जायदाद के झगड़ों केस पड़े हुए हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि डीएम उसका वो देखता है, भाई उसको आप एक लीगल वाले को करके अलग से उसको भी करने की एक प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टर राजीव जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जब कोविड इस तरह से चल रहा है, उस समय स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल खोलना कितना इम्पोर्टेंट है, खासकर इंडिया में? आप यहाँ काम कर रहे हैं। जहाँ तक स्कूल, कॉलेजेस और सब की जो बात है, फिलहाल तो मेरे हिसाब से जो ये नया वायरस है काफी जिस हिसाब से वो फैलता है, ओके, तो एट प्रेजेंट ये चीजें अगर बंद ही रहे तो वही अच्छा है, क्योंकि अभी भी कोविड अभी तक जानते कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक ये बीमारी जाने वाली नहीं है। और फिलहाल ये चीज पे अगर प्रतिबंधी रहे तो ही अच्छा है, बिकॉज अब तो काफी चीजें हो चुकी है ऑनलाइन जो है, आजकल काफी चीजें वो चल रहा है कोविड के जब से आया तब से ऑनलाइन। आई थिंक सो चिल्ड्रंस है वो है, काफी इनसे उनको काफी सपोर्ट Insecure है। मिल रहा है।
या वो काफी सपोर्ट मिल रहा है एनजीओ से। सो जितना प्रिकॉशंस लिया जाए जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाए या एटलीस्ट काफी चीज तक हद तक कंट्रोल नहीं हो सकता होगा, तब तक ये चीज को अवॉइड करे ही तो ही अच्छा है। बाकी अभी शायद लास्ट वीक महाराष्ट्र में भी कुछ चीजें चालू किया है गवर्नमेंट ने, रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स है, बट आई थिंक सो द पब्लिक आर मोर अवेयर राइट नाउ, वो जाते ही नहीं है बिकॉज जो पेंडेमिक जो काफी जो लोगों को स्केयर किया है, so now I think so the public also are more aware of this disease और वो काफी प्रिकॉशंस लेके अभी चल रही है। और जहां तक ये कॉलेज और स्कूल ये सब है, आई थिंक सो ये अभी बंद ही रहना चाहिए जब तक पूरा वैक्सीनेशन इसका निकलता नहीं है। या